आज का टॉपिक है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है? आप लोग एक चीज बड़ा आसानी से समझना, अब तक जो भी हम सीखे हैं अस्मिता, उसमें हम लोग क्या सीखे हैं बेटा? जीएसटी कौन जमा करता है गवर्नमेंट को? सेलर। सेलर। यस सर। और जीएसटी जाता किसकी पॉकेट से है? बायर की। बायर Yes, से sir. कलेक्ट करके सेलर गवर्नमेंट को जमा करता है। ये एकदम Yes, बेसिक लाइन था। अब इसमें एक नया बात जोड़ रहे हैं, कभी कभी कुछ सर्विसेज और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिसपे बायर खुद जीएसटी जमा करेगा, वो सेलर को नहीं देगा जमा करने के लिए। जो सर्विस खरीद रहा है वो जीएसटी जमा करेगा। ऐसे टोटल 17 सर्विसेज हैं और कुछ मिला के 7-8 गुड्स का नाम है। गुड्स वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे नोट्स में भी लिखा होगा नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन सर्विस वाला पार्ट बहुत काम करता है। तो आज इसको पढ़ेंगे, संडे वाले क्लास में इसको रिवाइज करते हुए इस पर सम भी करेंगे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलता है गुड्स जीएसटी विल बी पेड बाय रिसिपिएंट नॉट बाय द सप्लायर। जिसको सर्विस मिल रहा है वो जीएसटी जमा करेगा, पेड करेगा, सप्लायर नहीं। तो पहला ऐसा सर्विस का लिस्ट पढ़ते हैं। हम आपको 2 एग्जांपल पहले दे देते हैं, जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद ही रखना ही पड़ेगा। एक है इंश्योरेंस एजेंट और एक है जीटीए, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी। आप पहले ये 2 अच्छे से सुनो, फिर बाकी आइटम पे बात करेंगे, तब आरसीएन समझ में भी आएगा। जब एक बात सोचो, इंडिया में गली गली में इंश्योरेंस एजेंट मिलेंगे आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के देते हैं। हर कोई आज की डेट में एक पार्ट टाइम बिजनेस बना के रख लिया इंश्योरेंस पॉलिसी करा के देने का। हम एक स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं, हम एक सीए फर्म चला रहे हैं, या हम एक ट्यूशन सेंटर चला रहे हैं, हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन साइड में हम इंश्योरेंस का एजेंसी ले लिए, किसी भी कंपनी का, एलआईसी का या किसी और प्राइवेट कंपनी का, और हम लोगों को इंश्योरेंस करा के दे रहे हैं। उसको बोलते हैं इंश्योरेंस एजेंट। ये इंश्योरेंस एजेंट सर्विस किसको किसको दे रहा है? बोलो, ये इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विस दे रहा है? हम लोगों को, पब्लिक लोगों, जिसका इंश्योरेंस मतलब है उसमें। जनरल पब्लिक। हाँ। जिसका वो इंश्योरेंस करवाता है। हाँ। गलत। उनको तो दे ही रहा है, बट उसका इस चैप्टर में कोई लेन देन अच्छा, नहीं। सॉरी, मान लीजिए यहाँ पर तो गुड्स एंड सर्विस का बात होता है, मतलब बिजनेसमैन का होगा जिसका मतलब बिजनेस है उन लोगों का। वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहे हैं। सर्विस किसको? इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस बिकवा रहा है ना वो। मान लो हम एलआईसी का एजेंट है, हम पवित्रों का, अश्मिता का इंश्योरेंस करवाए, ठीक है, पवित्र अश्मिता को भी हम सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसका बात यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है वो जो इंश्योरेंस कंपनी जिसका हम एजेंट है, हम उसको भी तो सर्विस दे रहा है, उसका इंश्योरेंस बिकवा के, और वो हमको कमीशन देगा उसके बदले में। यस। तो नियम से अगर हम इंश्योरेंस कंपनी को, हम जो कि इंश्योरेंस एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनी को अगर सर्विस दे रहे हैं, तो जीएसटी हिसाब से, नॉर्मल रूल के हिसाब से किसको जमा करना चाहिए था? हमको, क्योंकि हम सर्विस बेचने वाले। लेकिन इंडिया में ऐसे छोटे छोटे गली में नहीं करते हुए भी बहुत लोगों के जो इंश्योरेंस एजेंसी का काम करते हैं, गवर्नमेंट बोल रहा है उनको, कहाँ, उनका 2-4 लाख का सेल होता है साल का। वो लोग तो इंश्योरेंस जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पक्का ही नहीं लेगा। ऑब्वियस बात है। तो बेटा उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि वो जीएसटी जमा करेगा काट काट? इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोला, ये जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनके ऊपर बर्डन डाल दिया कि आप सर्विस रिसीव कर रहे हो ना, आप जीएसटी जमा करो। यानी सर्विस रिसिपिएंट, सर्विस सप्लायर नहीं, सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी जमा करे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देते हैं ऐसा, तब और पिक्चर समझ में आया कि हाँ गवर्नमेंट बहुत लॉजिकल सोचा।
डाबर इंडिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, या ब्रिटानिया बिस्किट्स है। इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका सामान एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्ट एजेंसी करते हैं। मेरा मान लो 2-3 ट्रक है, यहाँ पे कोई होलसेलर है, उसका सामान रिटेलर तक पहुंचाने के लिए हम अपना ट्रक भाड़े पे देते हैं, होता है ना। हम ट्रक Yes. ड्राइवर है, मेरे पास एक ट्रक है, और मान लो अश्मिता आपका एक बहुत बड़ा होलसेल का बिजनेस है, और पवित्र एक रिटेलर है। सर एक बार पहले से बोलिए, मतलब वो एक चीज हम मिस कर गया, मतलब हम बोल रहे हैं, एग्जाम्पल में समझो, समझ में आएगा। हम बोल रहे हैं अश्मिता जो है वो एक होलसेलर है, और पवित्रों का उसी चीज का रिटेल का बिजनेस है। हाँ, ठीक है। अश्मिता हमको हायर की, हम कौन है, एक ट्रक ड्राइवर या एक छोटा मोटा ट्रक कंपनी चलाते हैं। अश्मिता हमको हायर की, बोली ये सामान पवित्रों के शॉप तक पहुंचाना है तुमको हर हफ्ता में एक बार, और हम तुमको उसके बदले में इतना चार्जेस या इतना भाड़ा या इतना फीस या इतना कमीशन देंगे। हाँ, ठीक है। हम बोला ठीक है। तो हम अश्मिता द होलसेलर को सर्विस दे रहे, हाँ दे रहा है। और बदले में फीस या भाड़ा या कमीशन या फ्रेट जो भी ले रहे। तो हम अस्मिता को जब सर्विस दे रहे हैं तो हम सर्विस सप्लायर हुआ, अस्मिता रिसिपिएंट। तो नियम से तो हमको जीएसटी देना चाहिए, नॉर्मल रूल के हिसाब से सप्लायर को जीएसटी जमा करना चाहिए अस्मिता से वसूल करके। यस सर। हाँ, बट क्या ये पॉसिबल है इंडिया में, ये छोटे छोटे ट्रक ड्राइवर और ये लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले और फिर जीएसटी जमा करें? नहीं। इतना इनके समझ में नहीं आएगा बात। तो इनके लिए गवर्नमेंट क्या किया, बोला अश्मिता तुम तो होलसेलर और तुम तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पक्का ली होगी, हाँ। या तुम तो डाबर इंडिया लिमिटेड हो, तुम्हारा पक्का जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा। तुम तो ब्रिटानिया कंपनी हो, तुम तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड हो, तुम्हारा पक्का रजिस्ट्रेशन होगा। तो एक काम करो ना भाई, तुम्हें जब नीरज को पेमेंट करो, ट्रक ड्राइवर नीरज तो तुम जब पेमेंट करो तो जीएसटी का पैसा काट के हमको जमा कर देना और बाकी पैसा नीरज को दे देना। तो इस तरीके से और भी बहुत सर्विसेज है जिनका बात अभी करने वाले अगले 15-20 मिनट में। ऐसा बहुत सारा सर्विसेज है जिन पे आरसीएम अप्लाइड होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस जीएसटी जमा देने। और लॉजिकल भी लग रहा है ना, कहाँ एक ट्रक ड्राइवर, एक छोटा सा इंश्योरेंस एजेंट इनके ऊपर जीएसटी का बर्डन डाले कि काटे जमा करे। इससे अच्छा तो ये बड़े बड़े सर्विस रिसीवर जो हैं यही जीएसटी जमा करें। तो चलो एक एक करके पढ़ते। पहला सर्विस आया स्पॉन्सरशिप सर्विस। आपके एरिया में दुर्गा पूजा, काली पूजा होता है, यस सर। बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, तब चंदा देते हो, चंदा। जो दुकानदार आपके एरिया में वो भी चंदा देते हैं कि नहीं? देता था। यानी वो पूजा को स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपके स्कूल कॉलेज में बड़ा बड़ा फेस्ट या एनुअल स्पोर्ट्स ये सब होते हैं, उनको कोई ना कोई अगर फंडिंग करता है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप सर्विस। तो वो जो स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं वो सर्विस सप्लायर हुए, यस सर। और जिसको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है उसको वो सर्विस रिसीवर हुआ, है ना? तो बेटा एक बात, आईपीएल का मैच देखते हो तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो सब देता है। नहीं वो नहीं। जब आईपीएल का एंकर कुछ बोलता है तो कैसे बोलता है? वीवो आईपीएल। हाँ, तो वीवो स्पॉन्सर करता है, Exactly. टाटा स्पॉन्सर करता है। एग्जैक्टली, हम उनका बात कर रहे हैं। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस जिनको मिल रहा है, अगर वो कोई कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो स्पॉन्सरशिप सर्विस देने वाला नहीं, जिनको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रहा है वो जीएसटी जमा करेंगे। तुम एक छोटा मोटा आदमी है, तुम आईपीएल को स्पॉन्सरशिप किया मान ले, तो ये आईपीएल तो अपने आप में एक रजिस्टर्ड एंटिटी है ना, तो वो जीएसटी जमा करेगा, तुम नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसा किसी को सर्विस दे रहे हैं स्पॉन्सरशिप का जो कंपनी या पार्टनरशिप नहीं है, तो फिर
तुम ही जीएसटी जमा करेगा, यानी सर्विस सप्लायर ही जीएसटी जमा। और एक बारी वाला बताएंगे, समझ में नहीं आया ठीक से। जिसको स्पॉन्सरशिप सर्विस मिल रहा है, सर्विस मिल रहा है, ठीक। रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस ऑफ स्पॉन्सरशिप, अगर वो आदमी या वो एंटिटी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है तो फिर वो जीएसटी जमा करेगा। ठीक है। और अगर कोई और है, मतलब अदर देन कंपनी या पार्टनरशिप फर्म है जिसको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, तो फिर स्पॉन्सरशिप देने वाला जीएसटी जमा करेगा। अच्छा अच्छा, मतलब तब नॉर्मल रूल अप्लाई हो जाएगा, वही चल रहा है, ठीक है, तो रिवर्स नहीं लगेगा। तब रिवर्स नहीं लगेगा। क्लियर है ये बात? हाँ हाँ हाँ। अश्मिता क्लियर है? यस सर। चलो अगले पे आते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुका सर इंश्योरेंस। माइक पास लेके बोला कीजिए। अच्छा ठीक, अब ठीक है। यस सर। हाँ, इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी जमा करेगा, यानी इन सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी जमा करेगा। ठीक है। अगला आता है रिकवरी एजेंट। हिंदी पिक्चर है देखते हो, वसूली भाई बोल के पिक्चर में गुंडा लोग आता है, हाँ सर। ये वो लोग नहीं है, ये रजिस्टर्ड बिजनेस है। इंडिया में ना ऐसे बहुत सारे बिजनेस चलते हैं जो तुम्हारा डूबा हुआ पैसा रिकवरी करने में तुमको मदद करते हैं, या यूं कहो तुम जिसको पैसा दियो उससे पैसा वापस ला के देने में तुम्हारा हेल्प करते हैं। ऑफिशियली बता रहे, इलीगल नहीं, वो गुंडागर्दी वाला नहीं, वो जस्ट एक मजाक का बात था। मान लो हम एक बैंक है और हम पवित्रों को लोन दिया। अश्मिता एक रिकवरी एजेंसी चलाती है, जो अश्मिता का काम है लोगों के डेटर को मैनेज करना। अश्मिता का काम है लोगों के डेटर को मैनेज करना, मतलब उनसे पैसा रिकवरी करवा के देना। तो अश्मिता हमको सर्विस दे रही है, तो अश्मिता अगर हमको सर्विस दे रही है, हम कौन है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो फिर हम जीएसटी जमा करेगा अश्मिता ने। जीएसटी जमा करके आप उसको पेमेंट करेंगे ना? हाँ, मान लो अस्मिता का फीस बनता है 50,000 रुपया और मान लो 5% जीएसटी है उसके ऊपर, तो हम 50,000 का 5% 2500 रुपया काटेगा, अस्मिता को परसेंट 500 दे देगा और हम ही 2,500 रुपया बैंक में जीएसटी भर देगा। लेकिन अगर अश्मिता द रिकवरी एजेंट अगर किसी और को सर्विस दे रही है अदर देन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मान लो पवित्रों का स्टील का बिजनेस है, अश्मिता पवित्रों का डेटा मैनेज कर रही है, अश्मिता पवित्रों को उसका पैसा रिकवरी करवा के देती है। पवित्र कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है क्या? नहीं, इंडिविजुअल। नहीं। तब फिर अश्मिता ही जीएसटी जमा करेगी, तब आरसीएम नहीं लगेगी। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट, सर्विस बाय ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट। मान लो हमें एक गाना लिखा, हिमेश रेशमिया मेरे पास आया और वो गाना वो खरीद लिया। हम गाना लिख के किसको बेचा? हम सेलर है, हाँ। वो बायर है। हाँ। तो नियम से तो हमको जीएसटी जमा करना चाहिए, यस। लेकिन गवर्नमेंट बोल रहा है ऐसे तो बहुत छोटे छोटे गाना लिखने वाले, म्यूजिक कंपोज करने वाले, फोटोग्राफर, हम बहुत अच्छा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, हम बहुत अच्छा अच्छा जानवर लोग का फोटो खींचा, और कोई बड़ा कंपनी वो मेरा फोटो को यूज कर रहा है, हम उनको वो सर्विस दे रहे हैं, उनके लिए फोटो खींच के देना, तो वो कंपनी जीएसटी पेमेंट कर देगा। वो कंपनी जीएसटी पेमेंट करेगा। हिमेश रेशमिया जीएसटी पेमेंट करेगा, नीरज में। मतलब ये सब बोल सकते हैं। सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला था पवित्र तुम कुछ? हाँ, मतलब ये कोई इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए आप कोई बिजनेस चला रहा है, ठीक है, आप कोई सामान मतलब कोई इंडिविजुअल को बेचे, तब उसके लिए आरसीएम एप्लीकेबल मतलब नहीं होना चाहिए। नहीं होगा भी, कैसे भी होगा आरसीएम। ऑब्वियस बात है, जनरल पब्लिक जीएसटी कहाँ जाके जमा करता फिर? वही वहाँ आरसीएम नहीं लगता। तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है यस। पवित्र, तुम्हारा आवाज बहुत कट रहा है। ठीक है, समझ गया। हाँ ठीक है।
अगला वाला भी हम पढ़ा चुका, हाँ सर नेटवर्क, हाँ अगला वाला भी हम पढ़ा चुका, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA। अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी किसी रजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस दे रहा है, डाबर इंडिया, बड़ा होलसेलर जो लोग खुद GST में रजिस्टर्ड है, अगर एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी या ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाने वाला या ट्रक चलाने वाला इनको सर्विस दे रहा है रजिस्टर्ड एंटिटी को, तो फिर वो सर्विस का रिसिपिएंट यानी डाबर इंडिया या वो होलसेलर GST जमा करेगा। और अगर वो नॉन रजिस्टर्ड एंटिटी है तो फिर एग्जम्प्टेड है, एग्जम्प्टेड है, GST लगेगा ही नहीं। तो वही तो रजिस्टर्ड तो कैसे GST पेमेंट करें? नहीं, तब बात आ जाता ना GTA जमा करेगा। अब तक क्या हो रहा था, रिकवरी एजेंट अगर अदर किसी को दे रहा था तो रिकवरी एजेंट ही GST जमा कर रहा था। यस सर। स्पॉन्सरशिप में क्या हो रहा था, खुद ही जमा कर रहा था वो। हाँ हाँ इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा रूल ही नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कभी नॉन रजिस्टर्ड हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है ना बेटा, मान लो मेरा घर का सामान हम कहीं ट्रांसफर करा रहे हैं, हम भी रजिस्टर्ड नहीं और वो गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी भी रजिस्टर्ड नहीं, तब फिर GST लगेगा। मतलब GST एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है क्या? हाँ GST एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है ना? हाँ, GST एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, उसमें तो बोल रहे हैं कैसे लगे तब एग्जम्प्टेड हो जाएगा। नहीं, तब यहाँ उल्टा कर ही सकता था ना कि GTA वाला तो, पर यहाँ वो भी नहीं है, GTA को भी सर एग्जम्प्टेड। ये भी तो रजिस्टर्ड नहीं है ना? हाँ वही तो बोल रहे हैं। नहीं, तो यहाँ ऊपर जरूरी नहीं था रिकवरी एजेंट रजिस्टर्ड हो, तब उसको रिकवरी एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और GST जमा देना पड़ेगा उसको। पर अगर दोनों ही रजिस्टर्ड नहीं है तो तब तो सर कोई कुछ कर भी नहीं। नहीं, रिकवरी एजेंट भी रजिस्टर्ड नहीं है और वो अदर एंटिटी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो रिकवरी एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और फिर GST देना पड़ेगा। बट यहाँ GTA के लिए कंपल्सन नहीं है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए कंपल्सरी नहीं किया, देखो ठीक है ना। समझ गया। हाँ। एक और है एडवोकेट का सर्विस, लीगल सर्विस। मान लो तुम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कोई लॉयर हो। सर क्या नेम बोले फिर से बोले? एडवोकेट या लीगल सर्विस, एडवोकेट, लॉयर वो लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। अब करना नहीं पड़ा, सर्विस नहीं बेच रहा है। यस सर। क्या क्या बात करते हो, तो CA भी GST नहीं देगा, तो CA क्यों नहीं देगा GST? ऑफिस नहीं चला रहा है, सर्विस नहीं बेच रहा है, लॉयर भी तो सर्विस बेच रहा है, वो क्यों नहीं देगा GST? लॉयर तो एक मतलब गवर्नमेंट का। हाँ क्या, कौन गवर्नमेंट, कहाँ का गवर्नमेंट? मान लीजिए हाई कोर्ट का लॉयर है तो हाँ तो क्या हुआ, हाई कोर्ट गवर्नमेंट है, कौन बोला? अच्छा, कहाँ लिखा है कि कोर्ट गवर्नमेंट है? हम तो वही जानते हैं। कभी नहीं। कोर्ट एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट नहीं है वो। यहाँ पर हाई कोर्ट का लॉयर या कोई भी लॉयर, एडवोकेट अगर रजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो वो रजिस्टर्ड एंटिटी GST जमा करेगा, क्योंकि इंडिया में बेटा हर गली में एक लॉयर मिल जाएगा तेरे। अब वो लॉयर का अगर उतना काम ही नहीं है, 20 लाख के ऊपर का सर्विस ही नहीं है, वो तो कभी रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा, तो GST का तो झमेला हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोला रजिस्टर्ड एंटिटी को GST जमा करना पड़ेगा। तो भी सर यहाँ पर ये कंट्रोवर्शियल एडवोकेट भी कभी कभी मान लीजिए उसको ऊपर होगा तो हाँ, तब वो रजिस्ट्रेशन ले लेगा, तब वो दे देगा। मतलब RCM इसमें एप्लीकेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो? नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड भी है और वो रजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो RCM वो एंटिटी ही देगा। अच्छा ये हुआ। हाँ, और अगर वो नॉन रजिस्टर्ड को दे रहा है तो RCM एग्जम्प्टेड। वो तो थोड़ी है बात ही। वैसे ये का आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, देखो इंडिया में ना हर केस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में नहीं जाता, एक आर्बिट्रेशन बोल के डिपार्टमेंट होता है। अगर तुम्हारा फैमिली मैटर में कोई लड़ाई हुआ है, दो भाइयों में लड़ाई, फैमिली में लड़ाई, या मान लो दो बिजनेसमैन में कोई डिस्प्यूट है, तो ये सब मैटर को ना गवर्नमेंट बोलता है कोर्ट में लेके मत आओ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलता है हमारे पास डायरेक्टली मत आओ। सिविल लॉ तो केस तो होता है ना हाई कोर्ट में। अरे तुम मेरे को बोलने देने तो दो, हम बोल के खत्म ही नहीं किया भाइयों। कोर्ट बोलता है पहले आर्बिट्रेशन के पास जा सकते, आर्बिट्रेशन कोर्ट अगर तुम्हारा फैसला न कर पाए तो हमारे पास आना।
पहले ट्राई करो वहां जाके दोनों में म्यूचुअल सेटलमेंट हो जाए। तो इंडिया में एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल भी चलता है जो आर्बिट्रेशन कराता है, मांडवाली बोलते हो ना जिसको, दो लोगों के बीच में मांडवाली करवाना, मतलब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट को सेटल कराना, बातचीत करके समझौता करवाना। तो अब वैसा एक आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल होता है। अगर वहां भी मैटर न चलते तब आओ ना, कौन बना के? तो प्राइमरी स्टेज वही है। हाँ, प्राइमरी वहां जाओ पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, वहां भी न हो तब हाई कोर्ट आओ, वहां भी न हो तब सुप्रीम कोर्ट आओ। तो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल अगर किसी को सर्विस दे रहा है, वो रजिस्टर्ड एंटिटी है तो रिसिपिएंट जमा करेगा, और नॉन रजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्टेड। ठीक है, तो रूल सेम ही है। हाँ ठीक है। हाँ, रूल सेम, हम इसीलिए लिख दिया सेम, क्योंकि एडवोकेट भी वही काम कराता है, लड़ाई सेटलमेंट, और आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल भी वही कराता है, तो दोनों का रूल सेम रहता है। अगर एक डायरेक्टर एक कंपनी को सर्विस दे रहे हैं, पवित्रो प्राइवेट लिमिटेड में पवित्रो डायरेक्टर है, और वो मेन काम के अलावा कुछ और भी सर्विस दे रहा है, तो कौन जीएसटी जमा करेगा? डायरेक्टर की कंपनी जमा करेगी, सर्विस रिसिपिएंट जीएसटी जमा करेगा। अब ये वाला सबसे इंटरेस्टिंग है। देखो, गवर्नमेंट ना पहले बात तो अपने आप को बचाया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, यानी कुल मिला के सर गवर्नमेंट बोलिए ना एक बार, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब सब गवर्नमेंट ही है। लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपैलिटी। वो एमएलए फेमएलए वो है ना? नहीं, कौन एमएलए? यहाँ का एमएलए लिखा हूँ। या म्यूनिसिपल जो मतलब लोकल अथॉरिटी मतलब म्यूनसिपल डिपार्टमेंट, हावड़ा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, कोलकाता म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, जो म्यूनसिपैलिटी होता है ना, तुम्हारे एरिया में आके कूड़ा उठवाता है, इलेक्ट्रिक पोल मेंटेन करवाता है, वो लोग अगर कोई सर्विस दे रहे हैं, जनरली सर्विस का रिसिपिएंट इस जीएसटी जमा करेगा। ठीक है सर, एक सर्विस बाय सीजी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सर्विस दे रहा है ना, क्या हुआ? अच्छा, अब बता रहे कैसा सर्विस, रुको बता रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी है जो तुमको भाड़ा पे दे दिया, रेलवे के आसपास के एरिया का प्रॉपर्टी रेलवे का होता है ना, ऑब्वियस बात है। और रेलवे अगर वो तुमको भाड़ा पे दिया तो रेलवे तुमसे भाड़ा वसूल करेगा। उसका बात हो रहा है यहाँ पे। पोस्टल सर्विस, पोस्ट डिपार्टमेंट में जाते हो ना कुरियर कराने, रजिस्ट्री पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कौन है वो लोग? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना? तो वो लोग तुमको सर्विस दे रहे। पर सर सर्विस तो मेरे को मिल रहा है ना। हाँ, तुमको ही मिल रहा है, कौन ना? जीएसटी क्या हम ही भरेंगे? अरे रुको ना, हम पूरा बोल के खत्म किए, फिर वही प्रॉब्लम। सर कंफ्यूज हो जा रहा है। हाँ मालूम है, हमको पूरा बोलने ही नहीं दे रही। हम बोल रहे हैं, पहले हमको पूरा बोल लेने दो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी तुमको प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, तुमको पोस्टल सर्विस दे रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन तुमको एलआईसी का इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा है, एयरक्राफ्ट और पोर्ट सर्विस या फिर ट्रांसपोर्ट सर्विस होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट का बस चलता है। यस सर। इन सब सर्विस का बात हो रहा है यहाँ पे। क्या होगा सर वो बताइए आप? होगा ये, देखो यहाँ पे चार्ट बनाया हमें, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को भाड़े पे दे रहे हैं, रिलायंस लिमिटेड को रेलवे अपने कुछ एरिया भाड़े पे दे रही है, रिलायंस लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में, ऑब्वियस बात है सर, तो रिलायंस जीएसटी जमा करेगा। गवर्नमेंट अपने गले से बाहर हटा लिया, गवर्नमेंट बोला हमको और भी बहुत काम है, हम ये जीएसटी का कैलकुलेशन करने नहीं बैठ सकते, तो हमसे जो सर्विस लेने आए वही जीएसटी का झमेला झेले। ठीक है, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तब फिर गवर्नमेंट जमा करेगी। एक बात बोले, बोलो। गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करेगा? हाँ बिल्कुल। ओ हाँ, सीजी तो है ना, सीजी तो हाँ। अरे कोई भी गवर्नमेंट है बेटा, पवित्रो कोई भी गवर्नमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है, उसका नुकसान कैसे होगा? फिर लास्ट में पैसे का बंटवारा कैसे होगा? हाँ सही बात है। सी जीएसटी, एस जीएसटी का बंटवारा,
IGST मिलेगा तो बंटवारा, वो सब में भैया सीधा नियम किया। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल नहीं बोला, फर्नीचर नहीं बोला, मशीन नहीं बोला, इमूवेबल बोला, मतलब सर लैंड और बिल्डिंग बोलिए ना सीधा। हाँ बिल्कुल, कोई लैंड या बिल्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या म्यूनसिपैलिटी यानी लोकल अथॉरिटी तुमको भाड़े पे दे और तुम एक रजिस्टर्ड पर्सन हो तो तुम GST जमा करना, अनरजिस्टर्ड हो तो गवर्नमेंट देख ले। अगर पोस्टल सर्विस, LIC, रिपेयरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट या वेसल या ट्रांसपोर्ट सर्विस, इन सब पे गवर्नमेंट ही GST जमा करता है। तुम गौर करो, तुम अगर स्पीड पोस्ट से कोई सामान लगा कर आते हो तो तुमको जो रिसिप्ट मिलता है, तुमसे जो चार्जेस लिया जाता है स्पीड पोस्ट का, उसमें GST ऐड करके लेता है, यानी पोस्टल डिपार्टमेंट ही GST जमा करेगी। तुम अगर LIC का इंश्योरेंस करवाते हो तो LIC कंपनी तुमसे GST ले लेता है और LIC कंपनी वो GST जमा करेगी। तो इनके केस में RCM अप्लाई नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्ट, वेसल, एयरक्राफ्ट, LIC, पोस्टल, इनमें वेसल मतलब वो शिप ना, हाँ बड़ा बड़ा शिप। अदर कोई भी सर्विस इनके अलावा जो नाम पड़े अभी तक, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोस्टल, LIC, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, ये सब छोड़ के अगर और कोई भी सर्विस गवर्नमेंट तुमको दे रहा है तो रिसिपिएंट ही GST जमा करेगा। ठीक है? हाँ ठीक है। तो नॉन रजिस्टर्ड होगा फिर भी? हाँ बिल्कुल, नॉन रजिस्टर्ड को देगा ही नहीं और कोई सर्विस। तो ऑब्वियस बात है, चालू है ना गवर्नमेंट, बोलेगा जाओ पहले रजिस्टर्ड करा के आओ तब सर्विस लेना हमसे। तो उसका ही तो नुकसान है भाई। एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू RBI। RBI ना बहुत सारा कमिटी बनाता है जिनको कुछ ना कुछ काम देता है, सर्वे करने का और करने का। वो कमिटी सर्विस दे रहा है RBI को और फीस लेता है उसके बदले में। तो यहाँ पे तो वो कमिटी RBI को सर्विस सप्लायर हो गया, तो नियम से तो कमिटी को GST जमा करना चाहिए, है ना? लेकिन वो कमिटी नहीं करेगा, RBI करेगा। मतलब सर्विस का रिसिपिएंट, यहाँ पे RBI सर्विस रिसीवर है, RBI GST दी। इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तुम अगर फॉरेन से कोई सर्विस ले रहे हो इंडिया में, फॉरेन से कोई सर्विस इंडिया में ले रहे हो तो भैया तुम GST जमा करना, उस फॉरेन कंपनी को पकड़ने हम नहीं जा सकते। तुम सर्विस रिसीवर हो इंडिया में, तुम GST जमा करो। और वो तो मतलब फॉरेन कंपनी तो इंडियन ये भी नहीं है, हाँ, जैसे उसको तो पकड़ने जाएगा नहीं गवर्नमेंट, तो यहाँ पे तुम GST जमा करो। क्या बोले? मतलब जिसको सर्विस मिल रहा है वो करेगा। हाँ, अगर मेरे को फॉरेन से कोई सर्विस इंडिया मिला, एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हम बहुत बड़ा एक कंपनी चलाते हैं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर। अब मेरे लैपटॉप में कुछ गड़बड़ हुआ, मेरे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो गया, हम एक फॉरेन कंपनी को हायर किए जो वहाँ बैठे बैठे या उसका आदमी यहाँ पे आके मेरा सिस्टम को रिपेयर किया, तो वो हमको यहाँ सर्विस दिया ना फॉरेन कंपनी, तो हम GST जमा करेंगे। उसको 1 लाख का पेमेंट करना है, मान लो 5% GST है तो 5,000 काट के 95,000 उसको देंगे और हम 5,000 गवर्नमेंट को जमा करेंगे। सर एक बात बोलेंगे? बोलो। ये जो RCM जो है ना, मेरे को जैसा मतलब थोड़ा TDS जैसा लग रहा है। एकदम भाई, ये TDS के वैसा ही बुद्धि RCM है, वो तो काट के तो मिल रहा है ना, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। सर्विस सप्लाइड बाय अ पर्सन लोकेटेड टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तुम ऐसा एरिया में काम करता है जो नॉन टैक्सेबल है, उस एरिया पे टैक्स नहीं है, मान लो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है वो एरिया, ठीक है? सुनो तो, हाँ ऐसा है, सुनो मेरा बात, तुम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में काम कर रहे हो, ठीक है? पहले बात सुन लो फिर समझाते हैं ऐसा एरिया कैसे है। पहले बात समझ लो, तुम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में काम करता है और हम है जिसको सर्विस तुमसे मिल रहा है वो टैक्सेबल एरिया में है, तो हमको GST जमा करना पड़ेगा, क्योंकि हम सर्विस रिसिपिएंट हो गया ना। हम उस जगह काम करेंगे। अरे बाबू, इंडिया के बाहर है वो प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो डायरेक्ट तो नहीं दीजिए। ठीक है, तो इससे मतलब कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कौन सा हम भी सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर तो अभी तो इंडिया मतलब इसमें ही है, तो वो तो नहीं। अच्छा, सर्विस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंक। कई बार क्या होता है ना,
बैंक का बहुत सारा स्कीम होता है ना, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एजेंट रखते हैं, एजेंट जाके लोगों को कन्विंस करते हैं कि इस बैंक में अकाउंट खोलिए, ये फैसिलिटी मिलेगा, वो फैसिलिटी मिलेगा। यस सर। तो वो एजेंट बैंक के एक तरीके से सेलिंग एजेंट हो गए ना, वो बैंक का सर्विस को बिकवा रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो वो बैंक को सर्विस दे रहे हैं एक तरीके से एजेंट। तो अगर वो एजेंट इंडिविजुअल एजेंट है, मतलब सोल प्रोप्राइटर आदमी है वो एजेंट, तब फिर तो बैंक जीएसटी देगा, बैंक काट के देगा। हाँ, और अगर वो पार्टनरशिप या कुछ एलएलपी है खुद ही या कंपनी है, वो एजेंट खुद एक कंपनी है, वो एजेंट तब तो खुद एक normal। पार्टनरशिप का मतलब फिर एजेंट ही जीएसटी जमा करे। नॉर्मल। आखिरी चीज आज के लिए आरसीएम ऑन गुड्स। सर अब तक तो सारा सर्विस पे आप आरसीएम लगाए, यस सर। अब गुड्स पे आरसीएम है। देखो हम यहाँ पे पहले ही लिख दिया नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, बट फिर भी जान लो 2 मिनट का बात है। काजू कैश्यू नट पे आरसीएम लगता है, सुनने में थोड़ा अजीब लगा होगा। तुम काजू खरीद के लाते हो, वो नहीं बोले बेटा। सर कैश्यू नट्स तो मतलब एक बात बोले बाहर से आता है ना? नहीं, कौन बोला? केरला में होता है, इंडिया में अच्छा खासा काजू। हाँ ठीक है, सुनो मेरा बात। इसमें हम यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं मालूम है? तुम दुकान से जो काजू खरीद के लाते हो उसका बात नहीं कर रहे हैं। दुकानदार को या होलसेलर को काजू कहाँ से मिलता है? किसान लोग उसका खेती करते हैं, काजू उगाते हैं वो लोग। केरला में और में काजू उगता है बहुत, साउथ में। तो वो जो काजू उगा रहे हो तो बेचारा छोटा मोटा किसान है, यस सर। तो वो जीएसटी क्या देगा? तो यहाँ पे जो उससे काजू खरीद रहा है वो जीएसटी देगा। जो होलसेल करने के लिए खरीद रहा है सर। हाँ एकदम एकदम। क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग भी नहीं, तुम दुकानदार से काजू लाओगे, दुकानदार ही जीएसटी देगा उस पर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया में बीड़ी को लपेटने के लिए जो लीज होता है ना, पेड़ का पत्ती, तेंदू बोलते हैं उसको। हाँ नहीं पता हमको क्या बोलते हैं, हम पीता नहीं। नहीं अरे पीने के बाद नवम पढ़ा था ज्योग्राफी में। अच्छा ठीक है। तो देखो यहाँ पे बीड़ी को लपेटने के लिए जो लीज होता है ना, वो लीज भी तो कोई गांव देहात के लोग ही उगाते हैं, यस। और फिर वो लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को बेच देते हैं जो उसके आगे बीड़ी बनाते हैं। तो वो लीज जब वो लोग खरीदेंगे तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां जीएसटी देंगी, वो लीज बेचने वाला नहीं। एक बात तो ऐसे कोई कंपनी नहीं होता। यार क्या बात करते हो तुम, पागल आम हो। आदमी बनाते होता है। नहीं, तुमको लगता है वो बात। कंपनी होता है। हाँ बेटा, हाँ इसका भी। हाँ एकदम, इसका भी। टोबैको लीव्स, भाई एक ही बात हो गया। अच्छा सिल्क यार्न, बहुत जन होता है ना वो भेड़ के शरीर से सिल्क काट के बेचते हैं कंपनीज को। तो ये तो भेड़ चलाने वाले तो छोटे मोटे लोग होते हैं जिनके पास भेड़ होता है, लोग लेके घूमते रहते हैं। तो उनको वो बेचारा वो लोग बोलेंगे जीएसटी ये क्या होता है, ये किस भेड़ का नाम है? तो वो लोग तो जीएसटी नहीं देंगे ना। तो जिनको वो लोग सिल्क यार्न बेचा है वो जीएसटी देंगे। सबसे मजेदार वाला अब आया, सबसे इंटरेस्टिंग गुड्स तो ये लॉटरी। हाँ देखो, ये लॉटरी तुमको जो बेचता है उसका बात नहीं हो रहा है, लॉटरी कंपनी का लॉटरी बहुत लोग बिकवाता है ना रास्ता में दुकान लगा के। तो वो बेचारा छोटा सा दुकान लगा रहा है, वो क्या जीएसटी देगा? लॉटरी कंपनी दे देगा। लॉटरी कंपनी एग्जैक्टली। जबकि देखा जाए तो सर्विस तो ये आदमी दे रहा है ना लॉटरी कंपनी को, यस। लेकिन फिर भी जीएसटी लॉटरी कंपनी दी। सप्लाई ऑफ यूज्ड व्हीकल, अगर सेकेंड हैंड व्हीकल कोई बेचता है, सेकेंड हैंड गाड़ी, तो जो गाड़ी खरीद रहा है वो जीएसटी देगा, ठीक है। अगर सीज किया हुआ गुड्स कस्टम डिपार्टमेंट भेज देता है ना आगे, तुम्हारा गुड्स को रास्ता में पकड़ लिया, तुम क्लेम करने नहीं आया, डिपार्टमेंट क्या करेगा उस गुड्स का? बेच देगा, आगे ऑक्शन कर देगा ना, बोली लगा देगा। तो जब वो ऑक्शन करेगा तो जो ऑक्शन में गुड्स को खरीदेगा, देखो सर्विस कौन दे रहा है ऑक्शन का? सर्विस कौन बेच रहा है? कस्टम डिपार्टमेंट। लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट जीएसटी जमा नहीं करेगा, जो गुड्स खरीद रहा है वही जीएसटी जमा करेगा। और जिनका काम है वेस्ट का और स्क्रैप बेचने का, देखो यहाँ पे छोटे छोटे थे ना रद्दी वाले, यस सर। जो टूटा भांगा वाला सामान खरीदते हैं, कबाड़िया। हाँ कबाड़ी। तो वो लोग बेचारे क्या जीएसटी देंगे? तो उनसे कबाड़ी कोई तो खरीदता होगा ना रिसाइकल करने के लिए आगे, यस। तो वो जो खरीद रहा है वो जीएसटी देगा, वो कंपनी।
ठीक है, हाँ, आखिरी 2-3 बात और आरसीएम खत्म। इफ रिसिपिएंट इज एन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, जो सर्विस रिसीव कर रहा है अगर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है तो फिर सप्लायर को जीएसटी जमा करना पड़ जाएगा, आरसीएम गया भाड़ में। मतलब गवर्नमेंट बोल रहे हैं जीएसटी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ, If anyone doing outward under RCM is exempted from registration, अगर तुम completely RCM का बिजनेस कर रहे हो, तुम ऐसा काम कर रहे हो जो प्योरली RCM के अंडर आता है, तब फिर तो सामने वाला जीएसटी जमा देगा ना, जो सर्विस रिसीवर है। तो फिर तुमको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई दरकार नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा आरसीएम और थोड़ा नॉन आरसीएम का बिजनेस करते हो, तुम कुछ ऐसा बेचते हो जो आरसीएम के अंडर में आता है और कुछ ऐसा बेचते हो जो आरसीएम के अंडर में नहीं आता है, तब फिर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। से रिपीट करेंगे। देखो एक बात समझो, हम एक इंश्योरेंस एजेंट है और मेरा इंश्योरेंस एजेंसी के अलावा और कोई काम नहीं है, तो फिर तो इंश्योरेंस कंपनी जीएसटी देगा ना, यस तो हमको रजिस्ट्रेशन लेने का कोई दरकार नहीं। लेकिन मान लो हम इंश्योरेंस एजेंसी का भी काम करता है और इधर में कुछ गुड्स भी बेचता है नॉर्मल, तो हम कुछ आइटम आरसीएम का बेच रहे हैं, कुछ आइटम नॉन आरसीएम का, यस तब फिर वहां पे हमको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आखिरी चीज, ये पढ़ाने लायक टॉपिक नहीं है, बस हम 2 मिनट में बोल के निकल जा रहे हैं। RCM से जबरदस्त केस स्टडीज आएगा। आरसीएम से पूरा केस, इस संडे को आरसीएम का केस स्टडीज ही करना है अपनी। इस संडे हम टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, जो लोग मिस किया संडे कैसे वही, हाँ उन लोगों को तो पता ही नहीं होगा टॉपिक। तो हम ये वीडियो किस लिए शूट किया आज? बहुत ज्यादा है। क्या कर सकते हैं, मिस की हम क्या मदद करें। देखो यहाँ पे मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ जीएसटी, आखिरी टॉपिक, जीएसटी का फायदा और नुकसान। तो देखो गवर्नमेंट को क्या क्या फायदा है, एक यूनिफाइड सिस्टम हो गया, सिंगल सिस्टम है जीएसटी पूरा, पहले की तरह 10 तो अलग अलग रूल नहीं है। हार्मोनाइज लॉ विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक दुनिया के 160 देशों में जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर इंडिया में भी लागू हो गया तो सब नेशनों के हम लोग भी एक रूल में इक्वल लेवल पे आ गए। बूस्ट टू मार्केट, जीएसटी आने के बाद इंडियन मार्केट को बहुत ग्रोथ मिला। बूस्ट टू एक्सपोर्ट, जीएसटी आने के बाद इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया। इंक्रीज इन रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, क्योंकि अब इतने सारे डिपार्टमेंट अलग अलग थे वो बंद हो गए, तो गवर्नमेंट को भी उतना स्टाफ नहीं रखना पड़ रहा है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कम हो गया। बेटर कंट्रोल एंड चेक, एक सिस्टम आ गया तो गवर्नमेंट को भी उस पर कंट्रोल रखने में और नजर रखने में आसानी हो रहा है। गेट पे कोई थे। ट्रेडर को क्या फायदा है, मल्टीपल टैक्स सिस्टम खत्म हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब डबल टैक्सेशन हट गया। रिड्यूस टैक्स मैनेजमेंट, तुमको इतना सारा टैक्स को संभालने का झमेला खत्म हो गया। ट्रांसपेरेंसी, पहले कैसे डबल टैक्स हो जाता है। तुम अगर मान लो तुम हमको विद इन द स्टेट माल बेचा, मतलब इंट्रा विद इन द स्टेट, ठीक है, उस पे वैट लगा। अब उसके बाद वो गुड्स हम अस्मिता को बेचा जो कि आउटसाइड द स्टेट है मान लो, तो उस पे अच्छा। सेंट्रल सेल्स टैक्स लग गया और इन दोनों का आपस में इनपुट आउटपुट एडजस्ट भी नहीं होता, तो यहाँ पे डबल टैक्स लग जाता था। अच्छा, वैट में भी क्या वो सी वैट एस वैट ऐसा कुछ होता था क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। ब्रेकअप था? नहीं, कोई ब्रेकअप नहीं था, पूरा वैट होता था। हाँ, वैट के साथ ही एडजस्ट होता था। तुमसे हम गुड्स खरीद के लाए, तुम भी बंगाल का, तो हम वैट दे के आए तुमको, और अब अस्मिता को बेचा, अस्मिता भी बंगाल की, तब फिर वो वैट इनपुट आउटपुट एडजस्ट हो सकता था। लेकिन जैसे दूसरे स्टेट में बेचे, वैट भी लग गया और सेल टैक्स भी लग गया, तो डबल टैक्स लग गया एक ही ग्रुप। हाँ, रिड्यूस मल्टीपल टैक्स कॉम्प्लेक्सिटी, जितने ज्यादा टैक्स थे उतने कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, वो कम हो गया। पहले जितना अलग अलग टैक्स सिस्टम था सबका ऑडिट करवाना पड़ता था, अब एक ही ऑडिट होगा, झमेला खत्म। कंज्यूमर को क्या फायदा है, एज ए कस्टमर तुम्हारे लिए भी सिस्टम सिंपल हो गया। तुम्हारे बिल में भी तुम खाली जीएसटी लगा हुआ देखता है, तो तुमको भी समझ में आता है कि कौन एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है मेरे से, कौन नहीं ले रहे। पहले इतना रकम का चार्ज था, तुम ही कंफ्यूज हो जाता था एज ए कस्टमर। प्राइसेस पहले के मुकाबले कम हो गया क्योंकि डबल टैक्सेशन हट गया, तो चीज़ों का दाम कम हो गया। यूनिफॉर्म प्राइस, पहले वैट में ना क्या रूल था ना कि बंगाल में 5% वैट है उसी आइटम के ऊपर, और पंजाब में उसी आइटम के ऊपर 12% वैट है।
जिसके कारण दो अलग अलग स्टेट में एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग दाम हो जाता था। लेकिन अब जीएसटी आने के बाद सब स्टेट में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, सेम रेट आ गया। एंड बेटर प्राइस अंडरस्टैंडिंग, अब प्राइस को लेकर लोगों का समझ क्लियर हो गया। जीएसटी का बुराई क्या है? पहला बुराई ये है कि बहुत इनस्टेबल है, बार बार गवर्नमेंट जीएसटी को लेकर रूल बदल रहा है। दूसरा बुराई है कुछ प्रोडक्ट में 28% भी रेट है जो वैट वगैरह में नहीं था। वैट में हाईएस्ट 5%, 12%, 18% तक था, लेकिन यहाँ पे कुछ गुड्स पे 28% भी जीएसटी लग रहा है, तो उसके कारण कुछ गुड्स महंगे हो गए। जीएसटी डेस्टिनेशन, हाँ क्या बोल रहे हो? जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जो स्टेट माल बेच रहा है वो बोलता है हम तो नुकसान में रह रहे हैं, जो स्टेट खरीद रहा है वो फायदे में रह रहे हैं। एग्जम्पशन इज क्वाइट लो, जीएसटी में कोई भी आइटम पे छूट नहीं है जल्दी से, हर आइटम पे जीएसटी लगा हुआ। बहुत कंप्लायंस है क्योंकि साल में 24 रिटर्न, साल में 25 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। पेपर वर्क यहाँ पे बढ़ गया। हाँ, और स्टेट जीएसटी सेंट्रल जीएसटी से एडजस्ट नहीं होता। पहले वैट में ऐसे बंटवारा नहीं था, तो पूरा वैट को तुम एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब क्योंकि स्टेट और सेल्स का बंटवारा है, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, वो दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। तो कभी कभी ये भी होता है कि मेरे पास इनपुट बहुत है स्टेट जीएसटी का और आउटपुट जीएसटी पेएबल है, आउटपुट सीजीएसटी पेएबल है, तो इनपुट को कैरी फॉरवर्ड कर लो और आउटपुट को पेमेंट करो। अच्छा, तो जीएसटी का बुराई भी बहुत। तो ये था आपका जीएसटी का आरसीएम और जीएसटी